जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग। शुरुआती रुझान में बीजेपी को 23 सीटों पर बढ़त, पीडीपी पिछड़ी, कांग्रेस 6 सीट पर आगे। हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी पिछड़ी। सीएम सैनी बोले, हार हुई तो मेरी जिम्मेदारी। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर्स 9 अक्टूबर से करेंगे देशव्यापी भूख हड़ताल। बंगाल सरकार ने काम पर लौटने की अपील की। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15-16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। गुजरात में सड़क हादसे में 3 की मौत, 54 जख्मी। ड्राइवर रील बना रहा था, टोकने पर भी नहीं माना, अब फरार। असम में 1 करोड़ की नशीली गोलियां जब्त, एक गिरफ्तार। संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नशीली गोलियां की गई जब्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां आज वोटिंग के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। और बड़ी जानकारी आपको महेंद्रगढ़ से बता रहे हैं, जहां चारों विधानसभा सीट की मतगणना जारी है। महेंद्रगढ़ विधानसभा बनी हॉट सीट और भाजपा ने पहली बार खेला था यादव कार्ड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भाजपा की तरफ से कंवर सिंह यादव ने लड़ा चुनाव। अटेली की सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री साख दाव पर लगी हुई है और बेटी आरती राव भाजपा की तरफ से लड़ रही हैं चुनाव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस सीट पर इनेलो बसपा उम्मीदवार ठाकुर अतर लाल से है कड़ा मुकाबला। अटेली की सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री की साख दाव पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बेटी आरती राव भाजपा की तरफ से लड़ रही चुनाव। महेंद्रगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चारों विधानसभा सीट की मतगणना और महेंद्रगढ़ विधानसभा बनी हॉट सीट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नरनौल विधानसभा सीट पर मनोहर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव और कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और पहला रुझान 9 बजे तक आ गया है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं और चुनावी नतीजों के रुझान आना शुरू हो गए हैं। और बड़ी जानकारी आपको, जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान सामने आए हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन ने 35 सीटों के साथ बढ़त बनाई है। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझानों में बीजेपी पीछे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 18 सीटों के साथ आगे चल रहा गठबंधन। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। कांग्रेस गठबंधन ने 35 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी पीछे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 18 सीटों के साथ पीछे चल रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान सामने आए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये पहला रुझान आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे बना हुआ है और बीजेपी पीछे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 18 सीटों के साथ पीछे चल रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान सामने आए हैं। 8 बजे से वोटिंग की
काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और ये पहला रुझान आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी पीछे नजर आ रही है और गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़त बनाए हुए है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ये पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी कि गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में जो मतगणना चल रही है उस पर क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास है, हमारे दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई है। तब से ही कांग्रेस गठबंधन या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बात की जाए तो लगातार शुरुआती रुझानों से बढ़त बनाए हुए, और इस समय अगर जम्मू कश्मीर की सीटों की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 22 और कांग्रेस करीब 18 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए, वहीं भारतीय जनता पार्टी करीब 24 सीटों के साथ पीछे चल रही है। तो इस लिहाज से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जो उलटफेर देखने को मिल रहा है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के अपेक्षा इस बार के विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है, और जबरदस्त वोटिंग के बाद वहां पर सीटों का जो रुझान आ रहा है शुरुआती दौर में, उन मतगणना के हिसाब से देखा जाए तो भी बढ़त बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर इसी के साथ ही साथ कांग्रेस की अगर अब तक के जो मतगणना के रुझान मिल रहे हैं उनसे कांग्रेस 22 सीटों के साथ, कांग्रेस 18 सीटों के साथ रुझानों में आगे चल रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 22 सीटों में रुझानों में आगे चल रही है, और वहीं बीजेपी करीब 34 सीटों के साथ पीछे चल रही है। यानी कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार अभी रुझानों में बनती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, और बीजेपी इतनी अभी संख्या से पीछे चल रही है तो बहुमत से काफी दूर है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उन शुरुआती रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार हरियाणा में जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे तो बीजेपी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया था और कहा था कि नहीं, हम सरकार बनाएंगे। फिलहाल जो रुझान निकलकर सामने आए उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन आगे बनाए हुए है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज जम्मू कश्मीर में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और रुझान आना शुरू हो गए हैं, और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन ने 35 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। और इसी बीच रुक करते हैं हरियाणा का, जहां हरियाणा से बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा चुनाव के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे। बड़ी जानकारी, और ये 2 हॉट सीटें आपको बता रहे हैं, जहां जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं तो वहीं कैथल से आदित्य सुरजेवाला भी आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया जो है काउंटिंग की वो शुरू हो चुकी है, और शुरुआती रुझानों में बीजेपी 15 सीटों के साथ पीछे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ये 2 सीटें हॉट सीटें जुलाना और कैथल की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 बजे शुरू हुई, और जैसे ही मतगणना के रुझान आना शुरू हुए कांग्रेस ने
वहां शुरू से ही बढ़त बनाई और कांग्रेस की इस समय जो बढ़त है उस हिसाब से हरियाणा में भी अगर कहा जाए तो सुपड़ा साफ, यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और कांग्रेस एक तरफा हरियाणा विधानसभा में जीत रही है। इतनी सीटों के रुझान जो अभी शुरुआती दौर में मतगणना इस तरह से मिल रहे हैं, उन मतगणनाओं के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो शायद कांग्रेस के इतिहास में ये आंकड़ा 77 यानी करीब 80 सीटों के साथ कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी यानी कह सकते हैं 2 अंकों के आंकड़ों को भी छूती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। इस समय भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर है और 8 सीटों के रुझानों के साथ देखा जाए तो एक अंक में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में सीट पाती नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि हरियाणा में उसकी ऐसी हालत होगी और हरियाणा में अगर कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा और कांग्रेस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती रुझानों में ही सुपड़ा साफ होगा और वो दहाई अंक तक भी नहीं पहुंचेंगे और कांग्रेस करीब 70 सीटों के ऊपर निकलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अखिलेश जी, एक तरफ जहां काउंटिंग लगातार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर काउंटिंग लगातार जारी है और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आना शुरू हो गए हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी 23 सीटों पर आगे। और बात करें अगर कांग्रेस की तो 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, हरियाणा में कि जो रुझान सामने आ रहे हैं लगातार उस पर अपडेट हम लोग नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सैनी सरकार की विदाई नजर आ रही है। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर झारखंड में भी हमारा गठबंधन जीतेगा और फिर आने वाले चुनाव में दिल्ली आदि सब जगह जो है जो हमारे गठबंधन के साथ रहेगा या हमारे कांग्रेस रहेगी जहां वहां जीत होगी, क्योंकि लोग अब कांग्रेस को एक मानस बन गया है लोगों का, नहीं भाई देखो इनको हमने बहुत दिया और इनको हराया जा सकता है। पहले लोग ये समझ रहे थे 400 पार के नारे पर कि इनको हराया नहीं जा सकता। अब लोग समझ गए हैं कि इनको रोका भी जा सकता है और इनको हराया भी जा सकता है और अब लोग हरा रहे हैं। देखिए, इसके जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है, ये उसका परिणाम है और कांग्रेस एक सकारात्मक एजेंडे के साथ खड़ी है। मैं राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को प्रणाम करना चाहता हूं। उन्होंने एक सकारात्मक एजेंडा कांग्रेस के लोगों को दिया है और आज भाजपा की नकारात्मकता, केंद्र सरकार की नकारात्मकता बनाम कांग्रेस की सकारात्मकता के बीच में लोग चुन रहे हैं। और देखो, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी हमारी सकारात्मकता को, हमारे गठबंधन की सकारात्मकता को चुना है और चुन रही है। और हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा के अंदर तो जो है भूतो न भविष्यति, हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। अभी रुझान चाहे 55-60 पर दिखा रहे हो आगे, और मेरा मानना है कि ये 70 के करीब जाएगा। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने सुना, जो बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए। साथ ही वो कांग्रेस जिस तरीके से
बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़ रही है, उस पर भी उन्होंने खुल करके बातचीत की। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस जिस तरीके से, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, लेकिन हम यहाँ पर हरियाणा की बात कर रहे हैं जहाँ पर 56 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। क्या ये कहना सही होगा कि रुझानों के हिसाब से सैनी सरकार की विदाई होती नजर आ रही है? हालांकि 12 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और अब करीब 9 से ज्यादा बज चुके हैं, और हरियाणा से अब तक जो रुझान के आंकड़े मिल रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अगर संख्या की बात की जाए तो कितने रुझानों के साथ, कितनी सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, तो कांग्रेस का आंकड़ा वैसे तो अलग अलग सेंटर से मिल रही जानकारी के हिसाब से करीब 60-65 सीटों को तरफ लगा चुकी, यानी 50 के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। और अगर सभी सेंटर्स के अनुमान जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को देखा जाए तो उसके हिसाब से कांग्रेस करीब 70 सीटों के साथ इस समय आगे चल रही है, वहीं बीजेपी करीब 15 सीटों के साथ पीछे चल रही। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखा जा सकता है कि किसान, नौजवान, पहलवान, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को तय कराने में पीछे रही। और कांग्रेस ने जिस प्रकार तय कराया, उसका अब शुरुआती रुझान जो मतगणना स्थल से मिल रहे हैं, उस रुझानों में ये मुद्दे देख रहे हैं कि कांग्रेस बुलाने में कामयाब रही और वो अब सीटों में भी परिवर्तित नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस 50 से अधिक सीटों पर इस समय लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी करीब 14-15 सीटों पर पीछे चल रही है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अभी रुझानों में जो बढ़त बनाई है, तो सरकार बनाने में मुझे नहीं लगता है कोई उनको दिक्कत होगी। कांग्रेस अकेले अपने दम पर हरियाणा में अभी रुझानों के मुताबिक सरकार बना सकती है। बिल्कुल, और कांग्रेस जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इसी बीच बीजेपी सरकार से जो बादली से उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने बोला है कि अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार बनाएगी। अखिलेश जी, देखिए, आपको बता दें कि ये सिर्फ राजनीति का खेल होता है और राजनीतिक बयानबाजी से हटकर कुछ भी नहीं देखना चाहिए कि जब भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के पक्ष में रुझान नहीं आते हैं और मतगणना स्थल से आंकड़ों की संख्या भी उनके हिसाब से नहीं आती है, तो हर राजनीतिक दल इसी भाषा में बोलता है कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, कुछ पल में ये आंकड़े बदलेंगे और जब तक आंकड़े जब फाइनल दौर में पहुंचेंगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी जब किसी राज्य में हारती है तो वो भी इसी भाषा में सब मीडिया को जवाब देती है और सवालों का इन्हीं जवाबों से करती है। तो फिलहाल तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल से आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत तो नजर नहीं आ रही। रुझानों से पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले अपने दम पर हरियाणा में कांग्रेस बनाती नजर आ रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। फिलहाल बिल्कुल शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलती नजर आ रही है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और खबर आपको बता रहे हैं जहां हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिलता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को लगातार बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी 23 सीटों पर आगे है और कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और आज नतीजों का दिन है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर रुझान आना शुरू हो गया है। 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और उसके बाद अब लगातार रुझान सामने आते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में 45 सीटों पर गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में 5 सीट पर पीडीपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे और
गठबंधन यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और उसके बाद लगातार शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मतगणना 8 बजे शुरू हुई थी। मतगणना के कुछ ही मिनट बाद ही वहां पर रुझान जो आने शुरू हुए थे, तो जम्मू कश्मीर से आ रहे रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से ही बढ़त बना ली थी। लेकिन अगर जैसे समय धीरे धीरे बढ़ता गया, वैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंकड़े भी बढ़ते चले गए। अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की अब देखा जाए कि करीब 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे तक कांग्रेस के रुझानों में देखा जाए तो कांग्रेस इस समय करीब 15 से 18 सीटों के आसपास जो रुझान मिल रहे हैं उनमें आगे चल रही है। वही पीडीपी वही नेशनल कॉन्फ्रेंस करीब 35 सीटों के आसपास आगे चल रही है और बीजेपी करीब 30 सीटों के आसपास आगे चल रही है और पीडीपी 5 सीटों के आसपास और वहीं करीब 7 सीटों पर अन्य भी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, अभी जो रुझान मिल रहे हैं मतगणना केंद्रों से, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से काफी पीछे चल रही है। अगर निर्दलीय और पीडीपी के बारे में भी सोचा जाए तो भी अभी सरकार बनाने से बीजेपी काफी पीछे है। तो अब तक के जो रुझान और आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने के बहुमत को छू चुका है और बहुमत की ओर अग्रसर है। ये आंकड़े जो अभी रुझानों से मिल रहे हैं, इन आंकड़े अगर इस सीटों में तब्दील होते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों का आंकड़ा छूना जरूरी है, तो क्या लग रहा है गठबंधन ये आंकड़ा छूता नजर आएगा? शुरुआती रुझानों में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों को देखा जाए तो इनका आंकड़ा करीब 50 सीटों के आसपास इस समय चल रहा है और 50 सीटों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआती रुझान में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और यही आंकड़े शुरुआती दौर के रुझानों के हैं। अगर इस सीटों में बदल जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने में किसी तरह की कोई अड़चनों का सामना नहीं करेगी और पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना सकती है। ये अगर रुझान शुरुआती दौर के आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे से चेक करती हुई पीछा कर रही है। अगर वर्तमान आंकड़े अगर अभी के देखे जाएं तो करीब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 40 सीटों की बढ़त के साथ आगे चल रहा है और वहीं बीजेपी 28 सीटों के साथ चल रही है और पीडीपी 5 और अन्य इस समय 9 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तो शुरुआती रुझान में देखा जाए अगर जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं तो उस लिहाज से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को शुरुआती रुझान के आंकड़ों में बहुमत तो मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे रुझानों के मुताबिक और तस्वीर साफ होती जाएगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझानों में गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीजेपी 28 सीट, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। फरीदाबाद में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के एजेंट भी पहुंच गए हैं। अब कुछ ही देर में काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और किसी को भी अगर मतगणना केंद्र में जाना है तो पूरी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस लगातार सभी लोगों को दस्तावेज चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रही है और इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। आपको बता दें 8 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और लगातार रुझान भी सामने आते नजर आ रहे हैं।
अब खबर आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर यातायात डीएसपी अनिल राय व जावरा ट्रैफिक सूबेदार सोनू वाजपेयी की टीम के साथ जावरा नगर पालिका की टीम के साथ जावरा शहर में संयुक्त कार्रवाई की गई। सुतारीपुरा से आजाद चौक होकर नीम चौक रतलामी गेट तक वाहन को सुरक्षित रखने की हिदायत के साथ अतिक्रमण भी हटाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मार्गदर्शन में आज डीएसपी ट्रैफिक अनिल राय साहब जावरा आए थे। तो आज हमने नगर पालिका की टीम के साथ सामूहिक रूप से सुतारीपुरा से लेकर नीम चौक तक अतिक्रमण हटाया और जो भी वाहन अस्त व्यस्त तरीके से लगे हुए थे उनको पार्किंग लाइन के अंदर लगाने की समझाइश दी। इसके बाद हमने नीम चौक से लेकर रतलामी गेट तक, जहाँ काफी व्यस्ततम मार्ग जो है, तो वहाँ नगर पालिका की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया और हमारे द्वारा जो भी वाहन अस्त रूप से लगे हुए थे उनको पार्किंग लाइन के अंदर करवाया और समझाइश दी कि इस प्रकार से ना करें और यातायात को सुगम सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया। ये अभियान कब से चालू हुआ और कब तक चलेगा? ये अभियान एसपी साहब ने चालू किया है और ये अभी निरंतर चलता रहेगा। देश की बात में हम बात कर रहे हैं यूपी की और राजधानी लखनऊ से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का आज आगरा आगमन है। प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का आगरा आगमन। आपको बता दें, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत करते नजर आएंगे और उच्च शिक्षा मंत्री ने एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर स्वागत किया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, ताजमहल का भ्रमण करने आए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा मंत्री मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का आगरा आगमन। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर स्वागत किया। आपको बता दें, ताजमहल का भ्रमण करने आए मालदीव के राष्ट्रपति। उच्च शिक्षा मंत्री ने एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर स्वागत किया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताजमहल का भ्रमण करने आए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, आज आगरा के आगमन पर हैं मालदीव के राष्ट्रपति। साथ ही जानकारी ये भी है कि जितनी देर वो ताजमहल में रहेंगे उतनी देर पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए मालदीव के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू और उनकी पत्नी जो है आज जो है आगरा में जो है उनका आगमन हो रहा है। उस कह सकते हैं कि उनके जो है स्वागत के लिए जो है मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जो है एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे थे और उनका जो है उन्होंने वहां पर स्वागत किया। अब वो आगरा के ताजमहल जो है यहाँ पर जाएंगे और जो है दोनों लोग जो है यहाँ पर भ्रमण करेंगे और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उतनी देर के लिए कहीं ना कहीं जो है ताजमहल को बंद किया जाएगा, ऐसा जो है आ गया है। लेकिन के साथ में जो है ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज आगरा आगमन पर मालदीव के राष्ट्रपति साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा मंत्री उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें, लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे पर्यटन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे करेंगे पर्यटन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्यटन मंत्री जयवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से लोक भवन के मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे पर्यटन मंत्री, क्या लग रहा है, क्या कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आएंगे? संदीप जी। संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडल स्तरीय कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और दोपहर 12 बजे पर्यटन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे पर्यटन मंत्री। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे पर्यटन मंत्री। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आज पर्यटन मंत्री 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा है, कौन सी बड़ी बातें वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आएंगे? संदीप जी। देखिए, बिल्कुल पहली बार ऐसा होगा कि संस्कृत विभाग इस बार जो है जो महाकुंभ की तैयारियों में लग चुका है। कहीं ना कहीं जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे के आसपास लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम चीजों की जानकारी जो है साझा करेंगे कि इस बार कुंभ को लेकर के पर्यटन विभाग जो लगातार तैयारियां कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है और आम जन मानुस के लिए क्या व्यवस्थाएं इस बार महाकुंभ में होने वाली हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों का आज बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ एक जो ऐप होगा उसका भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और उस ऐप के माध्यम से जो है वो जोड़ा जाएगा लोगों को। तो ये तमाम चीजों की जानकारी जो है आज अब से कुछ ही देर के बाद जब मंत्री जयवीर सिंह पहुंचेंगे तो वहां पे साझा करते नजर आएंगे, क्योंकि जो प्रयागराज महाकुंभ है इस बार का वो अंतरराष्ट्रीय मंडल स्तरीय कुंभ का समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में तमाम चीजें मुख्य रूप से विशेष तौर पे जो वहां के आने वाले पर्यटक होंगे उनके लिए देखने वाली चीजें होंगी, क्योंकि संस्कृत विभाग के माध्यम से जो कार्यक्रम होंगे वो कला विभाग संस्कृत से जुड़े होंगे, नृत्य होंगे, वहाँ पे जगह जगह पे मंच बनाए जाएंगे, वो कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वहाँ पे रुकने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो महत्वपूर्ण होंगी। जो पर्यटक आएंगे दूर दराज से उनके लिए एक बेहतर पर्यटन विभाग की व्यवस्था करके इस बार जो है देता हुआ नजर आएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर के बाद। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई। संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा है और आज दोपहर 12 बजे पर्यटन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ गए, रुक करते हैं खबरों का। और लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दीपोत्सव पर 2 लाख दियों से जगमग होगा राम मंदिर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चाइनीज वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चाइनीज वस्तुओं पर बैन लगाया और दीपोत्सव में गिनीज रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आपको बता दें, भव्य तरीके से राम मंदिर को सजाया जाएगा। मंदिर देखकर रामायण युग की श्रद्धालुओं को होगी अनुभूति। राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक सजावट होगी। मंदिर परिसर में
इस बार 2 लाख दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट राम जन्मभूमि में दीपोत्सव के लिए व्यवस्थाएं करता नजर आएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, दीपोत्सव पर 2 लाख दियों से जगमग होगा राम मंदिर, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर पर संदीप जी? देखिए, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिस तरीके से इस बार जो है दीप उत्सव जो है वो मनाया जाएगा और साफ तौर पे 22 जनवरी के जब उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, राम में जो है भगवान राम जो है विराजमान हुए थे, उसके बाद से अगर हम बात करें तो पहली दीपावली होगी जहाँ पर 2 लाख दिए जो है वो जलाने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ जो चाइनीज चीजें होंगी उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि चाइनीज जो लाइटें होती हैं वो नहीं जलाई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो अगर हम चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से रामायण की पूरी स्तुति जो है वो दर्शाई जाएगी, उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार राम मंदिर में जो दीपों का जो उत्सव होगा वो काफी भव्य होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब दीप उत्सव राम मंदिर में जलाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक ये कार्यक्रम नहीं होते थे। लेकिन इस बार जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लगभग 2 लाख से अधिक दिए जो है वहां पर जला करके गिनीज बुक द रिकॉर्ड जो है वो बनाने का भी काम जो है अयोध्या में होगा इस बार। बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि के मंदिर परिसर में इस बार 2 लाख दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट दीपोत्सव के लिए व्यवस्थाएं करेगा, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही चाइनीज चीजों पर बैन भी लगा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में मंदिर की डिजाइन फाइनल। गोस्वामी तुलसीदास के मंदिर की डिजाइन फाइनल। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र परिसर में बनेगा मंदिर। साथ ही आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना भी होगी। रामचरितमानस की रचना करते 3 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, रामचरितमानस की रचना करते हुए 3 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, क्या कुछ तैयारियां आपको नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास संदीप जी? देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रतिमा है वो लगभग 3 फीट की प्रतिमा जो है वो अयोध्या में लगने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के जिस तरीके से जो कवि हैं उन्होंने जो है इसकी बात जो है वो कहते हुए नजर आए वहाँ पे, क्योंकि एक और ऐसे में अब जो है तो गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रतिमा होगी उसकी अनुरण किया जाएगा, वहाँ पर लगाई जाएगी। उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत जल्द जो है गोस्वामी भगवान राम के साथ जो है गोस्वामी तुलसीदास जो की रामायण के रचयिता रहे हैं, उनकी भी तस्वीर जो है, उनकी भी भव्य मूर्ति जो है वहाँ अयोध्या में देखने को मिलेगी। लोग वहाँ पे जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उस मूर्ति का देखते हुए नजर आएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो उनकी आज विश्व विख्यात है कि किस तरीके से उन्होंने रामायण को लिखा है और फिर उसके बाद जो है उन्होंने हिंदी में अनुवाद इसका किया है। तो ये एक आने वाले युग के लिए और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा विषय होगा कि जहाँ पे तुलसीदास को देख करके सीखने को मिलेगा कि आखिर रामायण को जो लिखने वाले हैं, रामायण का जो अनुवाद करने वाले हैं, वो किस तरीके से उन्होंने जो है इस पर अनुवाद किया था। तो बहुत सी जानकारियां होंगी और बहुत सी चीजें होंगी जो वहां पर अंकित की जाएंगी गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा के नीचे। तो बहुत अच्छी जानकारी होगी जब अयोध्या में ऐसी विकसित किया जाएगा और निश्चित तौर पर आम जनमानस जब वहां पहुंचेंगे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, उन्हें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, रामचरितमानस की 3 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ 2025 अभिनंदन रोड शो आज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कुंभ 2025 अभिनंदन रोड शो आज। पर्यटन विभाग ने शुरू किया प्रचार प्रसार। आपको बता दें, आज शाम 4 बजे जीपीओ पार्क से शुरू होगा रोड शो,
इसके बाद सिकंदराबाद होते हुए गोमती तट तक जाएगा रोड शो। रोड शो में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कुंभ 2025 अभिनंदन रोड शो आज है। रोड शो को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? वित्त मंत्री मौजूद रहेंगे और कौन कौन से मंत्री रोड शो में मौजूद रहेंगे? संदीप जी, संदीप जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं। अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गिनती शुरू ही नहीं हुई थी, हम भी तो निगाह रखे हुए हैं। और उस वक्त तो पोस्टल बैलेट को खोल के स्कैनिंग की जा रही थी। स्कैनिंग करने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होती है, फिर ईवीएम खुलती है। अब ईवीएम खुल रही है, एक राउंड एक दो राउंड सब जगह पर हुए और उसमें अब देखिए, अब बीजेपी कई जगह पर आगे दिखा रहे हैं, कहीं बराबर दिखा रहे हैं। आपकी सीट पर भी मुकाबला काफी टफ का है, कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि हमारा टफ वाला पोर्शन निकल गया, अब हम आगे जाएंगे। चलिए, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी इस बार? फिर से बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? बैठ जाइए, चलिए वहीं चलते। और ये मतगणना के बीच अनिल विज को आपने सुना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नो एंट्री में घुसे 6 ओवरलोड ट्रक। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। वर्मा चौराहा इलाके में पकड़े ट्रक और डंपर। पकड़े गए ट्रकों पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली इलाके का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पकड़े गए ट्रकों पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। वर्मा चौराहा इलाके में पकड़े ट्रक और डंपर। पकड़े गए ट्रकों पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली इलाके का मामला आपको बता रहे हैं। फतेहपुर से अहम जानकारी, जहां नो एंट्री में घुसे 6 ओवरलोड ट्रक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।